मूवी के स्टार्ट होते ही एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसके ट्रक पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जा रहा था। ड्राइवर टीप से सवाल करता है ये सब प्रोटोकॉल किस लिए? तो जवाब में वो कहते हैं डरने की बात नहीं, बस एक बहुत बड़ी साइंस लैब के अंदर से कोई मेडिसिन लीक हो गई है, इसीलिए ये सब करने के ऑर्डर है। ड्राइवर भी हूं कहकर आगे बढ़ जाता है और बदतहानी में उसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ गया। लेकिन पीछे से हमने देखा कि वो हिरन दोबारा से जिंदा हो गया था और ये बस एक खतरे की निशानी थी। दूसरी तरफ हम मिलते हैं सियोक से, जो कि फोन पर अपनी एक्स वाइफ से लड़ रहा था, जो कि वो अपनी बेटी को बर्थडे के दिन अपने पास रहने के लिए बुला रही थी। और ये सियोक चाहता नहीं था। वो घर गया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी भी बर्थडे के दिन अपने मॉम के पास जाना चाह रही है। तो ना चाहते हुए अब उसे अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है। वो लोग सफर पे निकल जाते हैं। अभी तो वो कार पर थे, पर उन्हें ट्रेन के जरिए बुसान शहर जाना था। स्टेशन पे ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी और ये लोग भी ट्रेन में आकर बैठ गए। हल्की स्पीड में अभी ट्रेन ने चलना शुरू ही किया था कि तेजी से एक लड़की ट्रेन के अंदर चढ़ गई, जिसकी टांग ऐसे जख्मी थी कि जैसे मानो उसे किसी ने काटा हो। यहाँ तक कि उसकी पूरी टांग भी नीली हो चुकी थी। ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से पहले सुयान यानी सियोको की बेटी ये नोटिस करती है कि अचानक से स्टेशन पे अजीब भगदड़ मच गई, जहाँ लोग दूसरे लोगों पर हमला करके उन्हें काट खा रहे थे। यही ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर योनसो ट्रेन के अटेंडेंट को बताता है कि कोई काफी देर से वॉशरूम से निकल ही नहीं रहा। अंदर एक पागल आदमी था जो बस यही कह रहा था कि सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी ट्रेन के दूसरे अपार्टमेंट में हमें उस जख्मी लड़की को भी दिखाया जाता है जो एकदम से बेहोश हो गई। उसे इस हाल में देखते ही अटेंडेंट मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करते हैं और देखने को मिलता है कि अचानक से वो लड़की अजीब से तरीके से जिंदा होकर उसके पीछे खड़ी हो गई। यहाँ पर सोयान, जो कि वॉशरूम के लिए आई थी, अपने डैड को बिना बताए वो अपनी बेटी यानी सोयान को पास ना देखकर घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकलता है। जबकि यहाँ तो अब इस लड़की ने एकदम से ही अटेंडेंट के ऊपर चढ़कर हमला कर दिया था, जो उससे डर गई दूसरे कंपार्टमेंट में भागी थी। इस लड़की के काटते ही वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और फिर ये दोनों ज़ॉम्बीज मिलकर ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में बैठी बेसबॉल टीम के ऊपर हमला कर देती है। ये लोग जिसको भी काट रही थी वो भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनता जा रहा था और ऐसे ही ज़ॉम्बीज की तादाद इस कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सियोकफू, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया था, वो भी दूसरे कंपार्टमेंट में होने वाली इस हलचल को फील कर लेता है और सोयान भी लोगों की चीखें सुनकर बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। एकदम से ही बहुत से लोग इस कंपार्टमेंट से निकलकर जान बचाने के लिए सियोकफू के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो बुत बना ये सब दिखता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ। और फिर जब उसने अपनी आंखों से एक ज़ॉम्बी को यहाँ के चीफ के ऊपर हमला करते देखा तो वो भी समझ गया कि यहाँ खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं। वो पीछे मुड़ता है जहाँ उसकी बेटी भी थी और अपनी बेटी को उठाते हुए वो तेजी से एक कंपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। यहाँ पर सैंगवा नाम का भी एक पैसेंजर अपनी वाइफ को लेकर वॉशरूम के पास खड़ा था। उसे भी जब दूसरे कंपार्टमेंट में हलचल महसूस हुई तो उसने भी अपनी वाइफ को जल्दी वॉशरूम से निकलने को बोला। इतने में वो वॉशरूम से ही निकली तो इतने में सैंगवा ने देखा कि एक आदमी एक औरत के ऊपर चढ़कर उसे काट रहा था। उस औरत को बचाने के लिए सैंगवा ने उसकी मदद की, लेकिन फिर उसे भी रियलाइज हो गया कि ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जिनसे उसे भी बचना था। वो सबसे पहले अपनी वाइफ को कंपार्टमेंट की तरफ भागने देता है और खुद भी वहां जाता है जिस कंपार्टमेंट को सियोकफू ने पहले बंद कर दिया था। लेकिन सियोकफू इन दोनों को देखकर दोबारा एक कंपार्टमेंट खोलता है और किसी तरह सैंगवा ज़ॉम्बीज़ के इस कंपार्टमेंट पे आने से पहले ही ये दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी अब इस दरवाजे को ऐसे नॉक कर रहे थे जैसे वो उसे तोड़ देंगे और अंदर सब लोगों पर हमला कर देंगे। तभी पीछे से एक आदमी उन्हें मशवरा देता है कि इस डोर को हाइड कर दो, इन्हें छुपा दो, ऐसे हम जब ज़ॉम्बीज़ को नजर नहीं आएंगे तो वो हम पर हमला नहीं करेंगे। इसीलिए ये लोग न्यूज़पेपर से अपना कंपार्टमेंट छुपा देते हैं। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर सभी लोग टीवी पे चलती हुई न्यूज़ देख रहे थे, जहां बताया जा रहा था कि पूरे मुल्क के अंदर ऐसा ही एक पेंडेमिक यानी एक वबा आ गई है, एक ऐसा वायरस आ गया है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं।
हर तरफ हलचल है और इस सारी चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को शहर जलाने पड़ रही है। अभी इन्होंने यही खबर सुनी थी कि एकदम से यहाँ इस कंपार्टमेंट में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें ड्राइवर भी बता रहे थे कि ये लोग अगले शहर में नहीं रुकेंगे, ट्रेन सीधा बुसान शहर की तरफ चलेगी। जोक्सू नाम का वो पैसेंजर जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, वो यहाँ इंटरकॉम के जरिए मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि आखिर ट्रेन में चल क्या रहा है। जवाब तो मैनेजर्स के पास भी नहीं था। वो योंगसू से कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ये ऑर्डर हमें कंट्रोल सेंटर से आया है। इतने में ही ट्रेन एक स्टेशन के पास आकर थोड़ा सा स्लो होती है और यहाँ लोग देखते हैं कि बहुत से दूसरे लोग ट्रेन की विंडोज खा के इन लोगों से हेल्प मांग रहे थे, जबकि उनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज इंसानों पर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे थे, उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे और काफी लोग तो ज़ॉम्बीज के अटैक से मर भी रहे थे। ये सारी हालत देखकर सभी लोग अपने मोबाइल फोन्स देखते हैं जहाँ पर बेशुमार वीडियोस ऐसी थी जिनमें ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इन सब लोगों को बताता है कि इस सारे वायरस को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स को यानी बहुत से शहरों को बंद कर दिया है और जिन शहरों में ये ज़ॉम्बीज ज्यादा है उन शहरों को जला दिया जाएगा। बाकी लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट थी कि वो जब तक अपने घर में रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे। इसके बाद ट्रेन यहाँ से दोबारा फुल स्पीड पे चलती है और थोड़ी देर बाद ट्रेन में एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें इन सभी पैसेंजर्स को बताया जा रहा था कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी जहाँ पर मिलिट्री इन सब लोगों को सिक्योर कर लेगी, यानी इन सब की जान इन ज़ॉम्बीज से बचा लेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद सियोक वो नोटिस करता है कि योंगसुक नाम का आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसकी बातें सुनते हुए सियोक को पता चला कि जिस शहर में ये लोग रुकने वाले हैं ये शहर उनमें वो शहरों की लिस्ट में नहीं है जो गवर्नमेंट ने दी है, जिसके अंदर ज़ॉम्बीज नहीं है। यानी अब जिस स्टेशन पे लोग रुकने वाले हैं उस शहर में ज़ॉम्बीज भी है और इनकी जानों को खतरा भी है। वो यहाँ अपनी बेटी को सैंगहुआ के पास खड़ा करके एक कॉल करने चाहता है। सियोक ने असल में अपने एक क्लाइंट को कॉल की थी जो उसी शहर में रहता था। सियोक से कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी है, क्या तुम हमारी हेल्प करने के लिए आ सकते हो? जिस पर वो आदमी कहता है नहीं, हमें तो क्वारंटीन कर लिया गया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मदद अगर आप अपनी खुद करें तो फिर मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। स्टेशन पर उतरने के बाद आप मेन गेट तक जाने के बजाय स्टेशन के दूसरे गेट से शहर की तरफ निकलना, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। सोकबो की ये सारी बातें यहाँ उस पागल आदमी ने भी सुन ली थी। खैर अब ट्रेन भी स्टेशन तक पहुँच जाती है जहाँ पहले से ही मिलिट्री इन सब का वेट कर रही है, लेकिन जब ये लोग स्टेशन पे उतरते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रेन का ड्राइवर और चीफ भी ट्रेन से निकल आए थे, जिनके पास भागते हुए योंगसू जाता है और बताता है कि हम यहाँ गलत उतर गए हैं, हमें यहाँ नहीं उतरना चाहिए था, ये सिटी भी बंद कर दिया गया है और अब जो खुला है वो सिर्फ बुसान शहर ही है। योंगसू ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस ट्रेन से इस ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट को उतार दो और हमें सेफली बुसान शहर ले जाओ, लेकिन ऐसा करना भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सभी के सभी पैसेंजर्स स्टेशन की तरफ बढ़ गए थे। वो योंगसू से कहता है जाओ जाकर सभी के सभी पैसेंजर्स को वापस बुला कर लाओ, हम इस ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट को तो यहाँ से नहीं उतार सकते, लेकिन हाँ ये स्टेशन है, मैं देखता हूँ हमें कोई और खाली ट्रेन मिल जाए। यहाँ स्टेशन पे सब लोग मेन गेट की तरफ से उतर रहे थे, जबकि हमने देखा कि स्क्योप अपनी बेटी को लेकर दूसरी गेट की तरफ बढ़ गया था और उसके पीछे वो पागल आदमी भी था जिसने उसकी कॉल सुनी थी। सोयान अपने डैड से पूछते हैं हम दूसरी तरफ क्यों जा रही है, तब उसके डैड बताते हैं वहाँ कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा। ये सुनकर सोयान बाकी लोगों को भी बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और ये चीज उसे दुखी कर देती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान उनके सामने एक आदमी आता है। पागल आदमी को लगा ये वही आदमी है जो सियोको की मदद करने वाला था। वो भागकर उसके पास चला जाता है। सियोको भी उसके पीछे जाता है और साथ ही अपने क्लाइंट को कॉल करता है ये जानने के लिए कि क्या वो वही आदमी है, लेकिन कॉल करने पे उसे मालूम हुआ कि उसका क्लाइंट तो अभी तक स्टेशन पर आया ही नहीं था, ये कोई और था जिसके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और अब इनकी आंखों के सामने ये आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया। दूसरी तरफ जो सब लोग मेन गेट की तरफ उतर रहे थे, मेन गेट के पास जाकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी के सभी मिलिट्री ऑफिसर्स अब ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। इन्हें देखकर वो इनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही इन लोगों ने स्टेशन की तरफ वापस भागना शुरू कर दिया। सैंगहुआ ने अपनी ड्रैगन 5 को उठाकर एलिवेटर की दूसरी तरफ किया ताकि जल्दी से ये लोग ऊपर की तरफ पहुंच पाए। और यहाँ जहाँ पर सियोको, सोयान और वो पागल आदमी था, वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे, जिन ज़ॉम्बीज ने पहले बने हुए ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर दिया था। ये लोग उस पागल आदमी के ऊपर भी हमला करने वाले थे, लेकिन वो भी पीछे की तरफ भागने लगा। जैसे ही अब सियोको भी पीछे की तरफ भागने लगता है तो दूर से ही देखता है
कि एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी पे हमला करने वाला है। इससे पहले कि उसकी बेटी भी ज़ॉम्बी बन जाती, ठीक वक्त पे यहाँ एंट्री करता है सांगवा, जो ज़ॉम्बी को एक कोनी मारते हुए दूर करके सुयान को बचा लेता है। अब सबके साथ दोबारा एक साथ मिल जाते हैं और स्टेशन के अंदर बने हुए एक डोर के पीछे छुप जाती है। जब ये लोग भागकर वापस आ रहे थे तो सियोक-वू के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे यहाँ पर वो पागल आदमी बचाता है, ज़ॉम्बी के मुंह पे अपनी जैकेट डालते हुए। जिस दरवाजे के पीछे ये सब लोग गए थे, सांगवा दूर से उस पागल आदमी को आता देखकर वो दरवाजा खोल देता है और तब तक खुला रखता है जब तक सियोक-वू वहाँ नहीं आ गया। हालांकि इतनी देर दरवाजा खोलना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये लोग तेजी से अब ट्रेन की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर सांगवा की वाइफ देखती है के ऊपर खिड़कियों पे ज़ॉम्बीज़ ने बहुत जोर दिया हुआ है, कुछ ही देर में ये खिड़कियां टूट जाएंगी। अभी वो ये सोच रही थी कि एकदम से वो खिड़की टूट गई और बहुत से ज़ॉम्बीज़ ट्रेन पे आ गिरे, जिसमें से एक ज़ॉम्बी नीचे भी गिर गया। ये ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला ही कर देता, लेकिन इन लोगों ने नोटिस किया कि ज़ॉम्बी नीचे गिरने की वजह से टूट फूट गया था, इन्हें इसकी हड्डियां टूट गई थी, इसीलिए वो इनके ऊपर हमला नहीं कर पाया और खुशकिस्मती से ये लोग बच गए। सांगवा की वाइफ यहाँ नीचे गिरी हुई पैसेंजर की मदद करती है और उसे भी ट्रेन की डोर की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे ही ये लोग ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, ज़ॉम्बीज़ भी इनकी ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। जोंग सुक अब मैनेजर से कहता है, ड्राइवर से कहो जल्दी ये ट्रेन चलाए और यहाँ से हमें बचा कर ले जाए। लेकिन बेसबॉल टीम की एक प्लेयर उनसे कहती है, नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मेरी टीम के कुछ लोग जिंदा स्टेशन पे हैं, उनकी जान खतरे में है। लेकिन जोंग सुक को किसी की परवाह नहीं थी, हालांकि बाकी सब लोग उन बचे हुए लोगों का इंतजार कर रहे थे। जोंग सुक अब मैनेजर को टॉर्चर करने लग जाता है, जिसके चलते उसे ना चाहते हुए भी ड्राइवर को चलने का सिग्नल देना पड़ता है। लेकिन यहाँ स्टेशन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सांगवा, सियोक-वू, वो पागल आदमी और बहुत से बेसबॉल प्लेयर्स अभी भी ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागने की कोशिश में थे। लेकिन ट्रेन के करीब पहुँचने पर दो ज़ॉम्बीज़ दो बेसबॉल प्लेयर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और आखिरी बेसबॉल प्लेयर को सियोक-वू जल्दी से बचाकर चलते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ाता है। अभी भी सांगवा पीछे रह गया था। सियोक-वू ट्रेन में चढ़ने के लिए उसको हाथ दे रहा था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे, कोई एक भी ट्रेन में चढ़ सकता था। इसीलिए वो भागते हुए ही नीचे जमीन पे पड़ी एक पुलिस शील्ड उठाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकते हुए वो ट्रेन में चढ़ जाता है। फाइनली अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ भी ली थी। सियोक-वू, सांगवा और वो बेसबॉल प्लेयर ये तीनों ही एक अलग कंपार्टमेंट में थे, जबकि बाकी सब दूसरे कंपार्टमेंट में। सियोक-वू अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, जबकि सांगवा अपनी वाइफ को कॉल करने पर सांगवा को पता चलता है कि ये सब 13 कंपार्टमेंट के टॉयलेट में फंसे हैं। अब बेसबॉल प्लेयर, जिसकी एक टीम मेंबर भी दूसरे लोगों के साथ थी, उसने भी कॉल पर अपने पार्टनर को बताया कि वो सब लोग कंपार्टमेंट 15 में है और इन सारे कंपार्टमेंट्स के दरमियान में बहुत सारे वो कंपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें सिर्फ ज़ॉम्बी भरी है। ये सुनकर सांगवा डरता नहीं, उसे अपनी वाइफ के साथ साथ सभी लोगों को बचाना था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। सियोक-वू भी उसकी मदद को तैयार था और अब बेसबॉल प्लेयर भी। ये तीनों दरवाजा खोल के सबसे पहले कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बी दरवाजा खुलने की आवाज से ही अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन अब सांगवा इनसे डरा नहीं, उसने एक एक ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि पीछे से बेसबॉल प्लेयर ने अपने बेसबॉल बैट से बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मारा और सियोक-वू ने अपनी फाइटिंग स्किल से इस कंपार्टमेंट के सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के बाद वो अगले कंपार्टमेंट में पहुंचे, जहां पर सारे बेसबॉल प्लेयर्स थे। इनको देखकर वो दूसरा बेसबॉल प्लेयर शॉक रह गया। वो अपने दोस्तों को इस हाल में देख रहा था, वो इन्हें मार नहीं सकता था। उसे पैनिक हुआ देखकर सांगवा उसे दूर करता है और खुद इन बेसबॉल प्लेयर से लड़ता है। सियोक-वू भी इन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक का बेसबॉल बैट लेकर इन्हीं लोगों को मारता है और बहुत ही मुश्किल से ये लोग अगले कंपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। अगले कंपार्टमेंट में जब ये लोग गए तो उस टाइम ट्रेन एक टनल से गुजर रही थी। इस अंधेरे में इन लोगों ने नोटिस किया कि ये ज़ॉम्बी अजीब बिहेव करने लगे थे। यहाँ पर सियोक-वू दूसरी तरफ शोर करता है और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ शोर की तरफ अट्रैक्ट होकर भागने लग जाते हैं और ऐसे इन्हें इस कंपार्टमेंट में किसी ज़ॉम्बी से नहीं लड़ना पड़ता और बड़ी ही आसानी से ये दो कंपार्टमेंट्स के दरमियान वाले रास्ते में हो जाती है। यहाँ आने पर अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग ज़ॉम्बी से ही लड़ेंगे नहीं। जैसे ही ट्रेन अब अगली टनल से गुजरेगी उस टाइम पर ये लोग कंपार्टमेंट को पार करेंगे। जैसे ही ट्रेन एक दूसरे टनल के अंदर आते हैं, ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ये फोन पे एक साउंड लगाकर उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। शोर सुनकर
ज़ॉम्बीज उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं और ऐसे बिना लड़े इन्हें इस कंपार्टमेंट से भी भागने का मौका मिल जाता है। फाइनली अब ये लोग कंपार्टमेंट 13 के टॉयलेट तक पहुंच चुके थे। अपनी फैमिली को देखकर इन सब लोगों ने ही सुकून का सांस लिया। यहाँ पर पहुंचने के बाद बेसबॉल प्लेयर अपनी दूसरी साथी को मैसेज करता है और बताता है कि वो लोग कंपार्टमेंट 13 तक आ गए हैं, अब बस उन्हें कंपार्टमेंट 15 में जाना है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ इस कंपार्टमेंट में बैठे हुए सभी लोगों को बताती है कि बाकी बचे हुए लोग भी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ये सुनकर यॉन सूक को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हम अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोलेंगे उनके लिए, अगर कोई इनमें से इन्फेक्टेड हुआ तो हमारी तो जान खतरे में पड़ जाएगी ना। ये सुनकर उस लड़की को बहुत दुख होता है और यॉन सूक की बात मानते हुए बाकी सब लोग भी इस दरवाजे को अपनी कपड़ों से सील कर देते हैं। देखने को मिलता है कि ट्रेन अब अगली टनल तक पहुंच गई थी। अगले 2 कंपार्टमेंट पार करने के लिए इन्हें ज़ॉम्बीज से लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज से बचने की ट्रिक इन्हें आ गई थी। ये सब लोग लगेज ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद सियोक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शोर करता है और ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ निकल जाते हैं और ऐसे ये लोग बिना खतरे में आए लगेज ट्रैक से नीचे उतर गए। इन्हें अब ये लोग अगले कंपार्टमेंट में जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ वो पागल आदमी नीचे गिर गया और ट्रेन भी टनल से बाहर आ गई। ऐसे किसी भी वक्त ज़ॉम्बीज इन्हें देख सकते थे। सियोक वो उसकी मदद के लिए इसे कंपार्टमेंट में रुकता है और उसे खामोश रहने का कहता है, लेकिन फिर दोबारा से गलती से उस पागल आदमी का पाँव एक सोडा कैन पे पड़ गया और ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि तेजी से यहाँ से भाग जाए। ये दोनों भागते हैं और ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ सैंगवॉर इनका इंतजार कर रहा था। इन दोनों के अंदर आते ही वो जल्दी से कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो गया क्योंकि ज़ॉम्बी उस दरवाजे के दरमियान में आ गया था। यहाँ से इन लोगों को अब कंपार्टमेंट 15 में जाना था, लेकिन उसका डोर सील था। बेसबॉल प्लेयर अपनी पार्टनर को कॉल करता है ताकि वो दरवाजा खोल सके, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की का मुंह बंद करके इन सब लोगों ने पकड़ा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि बाकी बचे हुए लोग इस कंपार्टमेंट में आए। यहाँ देखने को मिलता है कि सैंगवा के हाथ पे वो ज़ॉम्बी बाइट कर चुकी है और अब हो ना हो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये देखकर उसने फैसला कर लिया कि वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। सियोक को वो जल्दी से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को कहता है और साथ में ये भी कि तुम मेरी वाइफ का ख्याल रखना, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इस लड़ाई से थक चुका हूँ, मैं बस इन ज़ॉम्बीज को संभालूंगा। यहाँ दूसरी तरफ वो बेसबॉल प्लेयर अपनी टीम से लड़ती है और अपने पार्टनर्स को यहाँ इस कंपार्टमेंट के अंदर लेने के लिए ट्राई करती है। ये लोग भी दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बेसबॉल प्लेयर वो दरवाजा खोल के अंदर जाने लगा तो यॉन सूक ने उसके बाजू के ऊपर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सियोक को गुस्सा आया और उसने ये दरवाजा भी तोड़ दिया। ये लोग अंदर तो आ गए, लेकिन अब दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें सैंगवा रोक लेता है। उसे मरता देखकर उसकी वाइफ तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन सियोक वो उसे खींचकर दूसरी जगह ले। कंपार्टमेंट के अंदर आते ही अब सियोक को यॉन सूक पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वही दरवाजा नहीं खोलने दे रहा था और उसी की वजह से सैंगवा की जान गई थी। वो जाकर उसे थप्पड़ मारता है और उसके इसी एक्शन को एक इशू बनाते हुए जोंगसू सबसे कहता है, देखो ये मर रहा है, जरूर ये इन्फेक्टेड हो गया है, निकालो इसे अभी अपने कंपार्टमेंट से। ये देखते हुए सब लोग भी उसे इस कंपार्टमेंट से निकलने को कहते थे। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय यहाँ से जाने का। उसे जाता देखकर उसकी बेटी कहती है, डैड मैं भी आपके साथ आऊंगी। सैंगवा की वाइफ भी उनके पीछे जाने लगती है और बेसबॉल टीम के दोनों बचे हुए प्लेयर्स भी। इन सबको जाता देखकर इन सबसे पहले वो पागल आदमी जिसकी सियोको ने मदद की थी, वो सियोको से पहले दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। इनके यहाँ से निकलने के बाद ये लोग दोबारा से अपना कंपार्टमेंट उस तरफ से सील कर लेते हैं जहाँ से ये लोग बाहर निकले थे, लेकिन अपने लोगों को ये नहीं दिखते। इसी कंपार्टमेंट में बैठी हुई एक औरत जैसे ही दूसरे कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी बनी अपनी बहन को देखती है तो वो इमोशनल होकर उठ के वो दरवाजा खोल देती है और ऐसे सारे के सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एकदम से ये ट्रेन भी रुक गई। इन्हें पता चला कि इस ट्रैक पे आगे एक्सीडेंट हुआ था और इन्हें आगे जाने के लिए एक नई ट्रेन लेनी थी। वो तो शुक्र था कि ये एक्सीडेंट एक स्टेशन पे ही हुआ था। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन में अनाउंसमेंट करता है कि बचे हुए लोग यहाँ पे उतर जाए ताकि एक दूसरी ट्रेन लेकर अपना आगे का सफर शुरू किया जाए। देखने को मिलता है कि कंपार्टमेंट 15 में जिसके अंदर सभी ज़ॉम्बीज ने हमला कर लिया था, उस कंपार्टमेंट में से यॉन सूक और मैनेजर एक टॉयलेट के अंदर छुप कर बच गए थे। ट्रेन में अनाउंसमेंट तो इन्होंने भी सुन ली थी। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भी यहाँ से निकलना चाहते थे। जॉन सूक उस मैनेजर से कहता है, पहले तुम निकलो,
तो यॉन सुक उसे भी धोखा देते हुए उसे ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज ने उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उस पर हमला कर दिया और यॉन्ग सुक को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इस सब के बावजूद भी कुछ ज़ॉम्बीज अभी भी यॉन सुक के पीछे थे, जिनसे बचने के लिए वो यहाँ से नीचे उतरती हुई बेसबॉल प्लेयर को उठाकर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे यॉन्ग सुक तो नीचे उतर गया, लेकिन इस प्लेयर का पार्टनर उसे पकड़ कर बैठ गया। वो अब अकेले आगे बढ़ना नहीं चाहता था, उसकी पूरी की पूरी टीम मर चुकी थी। यहाँ ज़ॉम्बी बनी हुई उसकी पार्टनर उसके ऊपर भी हमला कर देती है और इन दोनों का मामला भी यही खत्म होता है। यॉन सुक जहाँ पर भाग रहा था वहाँ पर उसके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। कंडक्टर जो यहाँ उसकी मदद के लिए आ रहा था, यॉन्ग सुक उसे भी ज़ॉम्बीज का शिकार बनाते हुए अपनी जान बचाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक, उसकी बेटी, सैंग हुआ की वाइफ और वो पागल आदमी एक कंपार्टमेंट के नीचे फंसे हुए थे, जिस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। सियोक वो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। खुद निकलने के बाद वो अपनी बेटी और सैंग हुआ की वाइफ को यहाँ से बाहर निकालता है। इससे पहले कि वो उस पागल आदमी को भी बाहर निकालने में कामयाब होता, ट्रेन की विंडोज तोड़ते हुए बहुत से ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं और वो पागल आदमी इन तीनों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो इन ज़ॉम्बीज को इन तीनों तक आने से रोकता है। सियोक अब इन दोनों के साथ दूसरी चलती हुई ट्रेन की तरफ भाग रहा था, जो ट्रेन अभी ड्राइवर लेकर आया था और इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी भाग रहे थे। एक पॉइंट ऐसा भी आता है सिर्फ ये ज़ॉम्बीज एक दूसरे से ही टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ज़ॉम्बीज इन लोगों के पीछे थे। सियोक वो मुश्किल से ही सही लेकिन अपनी बेटी और सैंगवा की वाइफ को ट्रेन के ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो गया था। और इससे पहले कि वो खुद पूरी तरह इस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता, वो देखता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज इस ट्रेन के साथ लटक चुके थे, जिनसे बचने के लिए वो ट्रेन से उतरकर पांव से इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को हटाने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। फाइनली अब इनकी सभी ज़ॉम्बीज से जान छूट गई थी। ये लोग जल्दी से अब ट्रेन ड्राइवर का कैबिनेट खोलते हैं, जहाँ इन्हें देखने को मिलता है कि ड्राइवर भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था, जो सियोक को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोक इससे बचने के लिए अपने आप को एक चेन के जरिए ट्रेन के साथ बांधता है और किसी तरह इस आदमी को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ पे ज़ॉम्बी फिर भी काट चुका था, यानी अब वो भी जल्दी इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी बनना चाहता था। इससे पहले कि ऐसा हो जाता, वो अपनी बेटी और सैंग हुआ की वाइफ को ट्रेन ड्राइवर के कैबिनेट के अंदर लेकर जाता है और उन्हें जरूरी चीजें बता देता है, जैसा कि इस ट्रेन में मैप कहाँ है, इन्हें कहाँ तक जाना है और ब्रेक कहाँ से लगानी है। ये सब बताने के बाद वो अपनी बेटी से कहता है, तुम इन आंटी के पास ही रहना प्लीज, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी जब तक तुम वो सामान अपनी मॉम के पास नहीं पहुंचाती। ये कहने के बाद वो ट्रेन से उतर गया, जबकि उसकी बेटी चिल्लाती रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके डैड उसे कभी नहीं मिलेंगे। सैंग हुआ की वाइफ यहाँ उसे संभाल लेती है। इन दोनों ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पे इन्हें रास्ता ब्लॉक मिला, जिसकी वजह से इन्हें ट्रेन रोकनी पड़ी। ट्रेन से उतरकर अब ये लोग पैदल ही चलने लगे, जहाँ एक टनल से निकलने के बाद इन्हें बाहर की तरफ बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स नजर आए। मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी इन दोनों को देख लिया था। उन्हें लगा कि ये भी ज़ॉम्बीज होंगे, ये दोनों भी इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर सुयान एक गाना गाने लगी, जिसे सुनकर इन सब लोगों को समझ आ गई कि वो सर्वाइवल्स हैं, यानी वो बच कर यहाँ हुई है, जिन्हें जाकर मिलिट्री रेस्क्यू कर लेती है और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।